चलो आ जाओ। देखो हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो बहुत आता है वो रट लो। हर्बर्ट साइमन रिजेक्ट करते, किसको रिजेक्ट करते? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी। क्वेश्चन पूछूंगी कि हर्बर्ट साइमन किसको रिजेक्ट करते हैं, तो तुम लोग बोलना आंसर। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को रिजेक्ट करते हैं। हर्बर्ट साइमन नहीं पसंद करते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं पसंद है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी। अभी मैं ये भी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले मैं थिंकर पढ़ा के कंप्लीट कर देती हूँ, तब ये पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। हर्बर्ट साइमन जो है ना, हर्बर्ट साइमन रिजेक्ट करते पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि सैमन क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल थ्योरी को। देखो सैमन दो चीज को, एक तो तुम्हारा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ये क्लासिकल थ्योरी को बोल रहे हैं कि भाई जो क्लासिकल थ्योरी है ना, वो होमली प्रोवर्ब्स है, मिथ है, सैलोगेंस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हर्बर्ट साइमन पॉलिटिकल थ्योरी को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, पहला बात। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्लासिकल थ्योरी जो है ना, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करके इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, बोले ये जो क्लासिकल थ्योरी है ना, ये होमली प्रोवर्ब्स है, ये मीथ है, ये सैलोगेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन क्लासिकल थ्योरी, नहीं ऐसे आया एग्जाम में क्वेश्चन कि क्लासिकल थ्योरी को होमली प्रोवर्ब्स मीथ एंड सैलोगन कौन से थिंकर ने बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इन्होंने खाली ये नहीं बोला है होमली प्रोवर्ब्स मीथ सैलोगन्स, इन्होंने और भी रिडिकुलस भी बोला है। इन्होंने बोला जो क्लासिकल थ्योरी है ना वो रिडिकुलस रेडिकुलेड है, ये नहीं, ये वाला याद करो। इन्होंने बोला जो क्लासिकल थ्योरी है ना वो मशीन मॉडल थ्योरी है, मशीन मॉडल थ्योरी, ठीक है। ये क्रिटिसाइज करते क्लासिकल थ्योरी को, और क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज कर कर बोलते हैं कि ये जो है ना, ये होमली प्रोवर्ब्स है, मिथ है, सैलोगन है, और मशीन मॉडल थ्योरी है। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना ये दो चीज को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। तुम देखी होगी सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर तुम इवोल्यूशन पढ़ोगी तो सबसे पहले तुम्हारा डाकोटोमी आया है। डाकोटोमी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी, है ना। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी आया, उसके बाद क्लासिकल थ्योरी आई, ठीक है ना। तो ये इन दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हैं। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को भी क्रिटिसाइज करते हैं और क्लासिकल थ्योरी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करके ये कुछ कुछ वर्ड यूज करते, इतना गुस्सा थे ना, ये बोलते सुनो भाई, ये होमली है, होमली, होमली प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स और कुछ नहीं है। बस ये एक प्रोवर्ब्स है, बस बोलने का एक वर्ड है और कुछ नहीं है। ये मिथ है, मिथ, मिथ, खाली मिथ है, झूठ है और कुछ नहीं है, मिथ है, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये एक नारा है, सैलोगोन है यार, कुछ नहीं है, सैलोगोन है यार, कुछ नहीं, सैलोगॉन यार, कुछ नहीं। ये मशीन मॉडल ऑर्गेनाइजेशन यार, कुछ नहीं है, मशीन मॉडल यार, कुछ नहीं है, बस ये सब बहुत बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जब ये क्रिटिसाइज करे तो किसी से इन्फ्लुएंस भी होंगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे मैं वो बता दे रही हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, ये इन्फ्लुएंस हुए थे बर्नर से, चेस्टर बर्नार्ड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। देख लो, ये चेस्टर बर्नार्ड को पसंद करते थे, हर्बर्ट साइमन चेस्टर बर्नार्ड को पसंद करते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। पीवाई की क्वेश्चन है कि ये कौन से थिंकर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके बाद जब ये अपना मेथड यूज करते हैं ना, हर्बर्ट साइमन जब मेथड यूज करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, जब वो अपना थ्योरी लिखते हैं, मतलब जब वो अपना थ्योरी तैयार करते हैं ना, तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म मेथड यूज करते हैं हर्बर्ट साइमन, ठीक है ना। हर्बर्ट साइमन ये लोग मेथड यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या लॉजिकल पॉजिटिविज्म से हर्बर्ट साइमन जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनका बुक याद करो, इनका बुक का नाम है ए न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लो। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ही हर्बर्ट साइमन जुड़े हुए हैं, ये भी बात तुम लोगों को पता ही होगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बुक किसका है? हर्बर्ट सैमन का है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े? इसमें तुम लोगों को सब याद करना है। हर्बर्ट सैमन रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को, ये क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो होमली प्रोवर्ब्स, मीथ, सैलोगेन और मशीन मॉडल थ्योरी बोलते हैं। ये एक पर्सन को बहुत पसंद करते थे, बर्नार्ड को। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म मेथड यूज करते हैं। इनकी बुक का नाम है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। दूसरी बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब आ जाओ, यहाँ पे तुम लोग देख के डरना मत कि इतना बड़ा है, सिर्फ रेड वाला ही याद करना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। अभी उस दिन हम लोग सॉल्व किए, सेटिस्फाइजिंग किसने दिया? सुषमा याद है ना, उस दिन वाला क्वेश्चन आया था कि सेटिस्फाइजिंग किसने दिया? तो तुम बोली भी कि हाँ, है ना, ये क्वेश्चन देखी थी ना, एग्जाम में आया था कि सेटिस्फाइजिंग किसने दिया। ठीक है, हम यहाँ पे समझेंगे पहले स्टोरी से। देखो, हर्बर्ट सैमन का पहले मैं स्टोरी समझूंगी, जो लिखा हुआ मैं वही समझा रही। देखो, हर्बर्ट सैमन के लिए सबसे पहले बात आता है कि डिसीजन मेकिंग। तो हर्बर्ट सैमन के माइंड में आता है कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। सबसे पहले इनके माइंड में ये बात आता है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड लग जाता है। बॉन्डेड बॉन्डेड का मतलब रुकावट, है ना, बॉन्ड लग जाता है। जब हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, जब कोई भी तुम डिसीजन लोगी ना, तो तुम्हारे सामने एक बॉन्ड आ जाएगा, रुकावट। तो बोले बॉन्ड का नाम क्या है? उस बॉन्ड का नाम है रैशनैलिटी। हर्बर्ट सैमन बोले कि जब भी हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कभी भी हम डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन के सामने एक बॉन्डेड आता था। तो वो बॉन्डेड का नाम क्या है? बॉन्डेड का नाम है रैशनैलिटी। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान के अंदर 100% रैशनैलिटी नहीं होती है, या हर्बर्ट सैमन बोल रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बॉन्डेड रैशनैलिटी किसने दिया है? तो हर्बर्ट सैमन, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी मैं डिसीजन लेता हूं तो मेरे सामने एक बॉन्ड आ जाता है। उस बॉन्ड का नाम क्या है? रैशनैलिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान 100% डिसीजन नहीं ले सकता है, उसका डिसीजन 100% सही नहीं होता। तुम मतलब माइंड यूज करो और तुम डिसीजन लो। कोई ना कोई, कभी ना कभी तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन गलत हुआ होगा, तुमको लगा होगा कि अल्लाह काश मैं ये डिसीजन ना लेती तो ये ना होता। ठीक है, तो हर्बर्ट सैमन यही बोल रहे हैं, कभी ना कभी तुमको रैशनैलिटी धोखा दे देगा, तुम्हारा माइंड कभी ना कभी धोखा दे ही देगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सैमन, ये जो ऊपर पूरा मैं स्टोरी पढ़ी ना, ये वही बात बोल रहा कि हम जब भी डिसीजन लेते हैं ना, तो हमारे सामने एक तुम्हारा ये आ जाता है, बॉन्डेड आ जाता है। तो वो बॉन्डेड का नाम क्या है? रुकावट का नाम क्या है? रैशनैलिटी। तो बॉन्डेड रैशनैलिटी। ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया, बॉन्डेड रैशनैलिटी। अब यहाँ पे आ जाओ, हर्बर्ट सैमन के अकॉर्डिंग डिसीजन जब भी हम लोग लेते हैं ना, वो मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। तुम सोचोगे कि मैं जो भी डिसीजन लूं मेरा 100% सही हो, तो ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे रैशनैलिटी रुक जाता है। जैसे मैं नोट बना रही हूँ, सुनो, मैं नोट बनाती हूँ तुम लोगों का, तो मैं जब नोट बनाती हूँ तो मैं क्या यूज करती हूँ? मैं अपने रैशनैलिटी को यूज करती हूँ, माइंड को यूज करती हूँ। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं नोट में कुछ ना छोड़ू, लेकिन बाद में पता मुझे याद आता है कि जा मैं मुझसे ये चीज छूट गया, ये नहीं छोड़ना था मुझे नोट्स में। ठीक ना, तो मेरे माइंड से कुछ ना कुछ चीज स्लिप हो ही जाता है। ठीक है ना, तो कभी भी मैं डिसीजन मैक्सिमाइज नहीं ले पाती हूँ। मतलब मैं कभी भी डिसीजन, मैं हमेशा पढ़ा के ये बोल देती हूँ कि देखो 100% तो मैं कंप्लीट कर दी हूँ, 90% 10% हो सके मुझे छूट भी गया होगा। ठीक है ना, तो हर्बर्ट समन यही ये बात बोल रहे हैं कि डिसीजन कभी भी मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं पॉसिबल होता। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बॉन्डेड आके लग जाता है। रैशनैलिटी तुमको धोखा दे देता है, तुम्हारा माइंड। तुम सोचोगी कि मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं पूरा 100% यूज कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं तुमसे चूक हो जाता है, कुछ ना कुछ में। जैसे अभी मैं देखी, तुम अभी देखी, मैं एक पेज डिलीट कर दी, तुम देखी ना, मैं चेक की थी, फिर भी मेरा रैशनैलिटी मुझे धोखा दे दिया। मैं देखी कि हाँ नहीं सब चीजें, फिर भी मेरे माइंड से तुम क्या हुआ, एक पेज हट गया था। तो तुम्हारा डिसीजन 100% नहीं हुआ ना। तो यही बात बोल रहे हैं कि मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये क्वेश्चन आए कि मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल, ये कौन बोलता है? तो हर्बर्ट सैमन। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि हर्बर्ट सैमन जो है वो डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या बोले हैं? वो डिसीजन मेकिंग के बारे में बोले हैं, हर्बर्ट सैमन बोले कि डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो हमेशा मैक्सिमाइज डिसीजन पॉसिबल नहीं होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन में आया है कि मैक्सिमम डिसीजन इज नॉट पॉसिबल, एक था। और फिर दूसरा ऑप्शन में लिखा होता कि मैक्सिमम डिसीजन इज ए पॉसिबल। फिर एक में लिखा होता मैक्सिमम डिसीजन इज ए 100%। नहीं,
हर्बर्ट सैमन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। आप कभी भी डिसीजन 100% नहीं ले सकते या अच्छा से अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते थे। हाँ, आपको डिसीजन सेटिस्फाई कर देगा, आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं होगा, ये भी याद रख लीजिए। आपका जो डिसीजन होता है ना, वो सेटिस्फाइजिंग होता है। एग्जाम में वाला आया था, आपका डिसीजन सेटिस्फाइजिंग होगा, लेकिन आपका डिसीजन मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं होगा, ये बात आप याद रख लें। हर्बर्ट साइमन बोले कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके बीच में बॉन्डेड आ जाता है। वो बॉन्डेज को रैशनल बॉन्डेड रैशनैलिटी बोलती है, क्योंकि मेरे माइंड से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मैक्सिमाइज डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। आप जो डिसीजन लीजिएगा वो सेटिस्फाई होगा, आपके डिसीजन से लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन सबों को फायदा हो ये नहीं होगा। हाँ, कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि ये सेटिस्फाइजिंग वर्ड किसने दिया था, कितना हल्का क्वेश्चन आया था कि सेटिस्फाइजिंग वर्ड किसने दिया था, तो हर्बर्ट साइमन ने दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये सेटिस्फाइजिंग वर्ड बनता कैसे, ये में हम लोग देखेंगे। ये जो दो वर्ड है सेटिस्फाई और सुफाइज, ये दोनों वर्ड को अगर हम मिला देंगे ना, तो इससे मिलकर बनता है सेटिस्फाइजिंग। मतलब ये बोले कि आपका डिसीजन मैक्सिमाइज नहीं होगा, लेकिन आपका डिसीजन सेटिस्फाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सेटिस्फाइजिंग जो डिसीजन है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है। तो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, सेटिस्फाई और सिफाइज, ये दोनों मिलाएंगे तो सेटिस्फाइजिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के 3 स्टेप होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेप बोला गया था, इसमें से कौन सा हर्बर्ट साइमन का नहीं, कौन सा नहीं है। अभी आरसी रहती तो मैं पूछवा देती, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। तो देखो, जब तुम डिसीजन लोगी तो पहले तुम अपना इंटेलिजेंस यूज करती हो, है ना। पहला क्या होता है, तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हो। तो प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करती हो तो तुम इंटेलिजेंस यूज करती हो, इंटेलिजेंस माइंड का यूज करती हो, ठीक है ना। बोला डिसीजन लेने के 3 स्टेप है। आईडीसी, आईडीसी याद कर लो, आईडीसी। एग्जाम में तो ऐसे आता है, कौन सा नहीं है कौन सा है, ऐसे करके आता है। तो इन्होंने बोला कि जब डिसीजन लेगी तो 3 स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होगा कि तुम प्रॉब्लम को पहचानोगी, प्रॉब्लम को पहचानोगी क्या, तो प्रॉब्लम को जब पहचानोगी तो माइंड का यूज करोगी, इंटेलिजेंट। तो पहला हो जाएगा तुम्हारा इंटेलिजेंट। फिर तुम डिजाइन करोगी, डिजाइन का मतलब क्या, फिर तुम सॉल्यूशन देखोगी, प्रॉब्लम पहचान ली फिर सॉल्यूशन देखोगी, है ना। सॉल्यूशन क्या है, उसका अल्टरनेटिव क्या निकलेगा, है ना, डिजाइन करोगी तुम। फिर तुम चूज करोगी, सेलेक्टिंग करोगी लास्ट में कि क्या तुम प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या ऑप्शन होगा। तो पहला हो गया तुम्हारा आई, फिर हो गया डी, फिर हो गया सी। पहले इंटेलिजेंट, फिर डिजाइन, फिर चॉइस। डिसीजन लेने के स्टेप 3 है, इंटेलिजेंट, डिजाइन एंड चॉइस। ये वाला पेज कंप्लीट हो गया, मैं पेज चेंज करूं, बोलो पहले तुम लोग, तब मैं चेंज करूंगी। हेलो, हो गया ना, समझ में आ गया। देखो एकदम हल्का है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग का स्टेप कितना है, स्टेप कौन कौन सा स्टेप है, तुम लोग याद रखना। आईडीसी है, आईडीसी है, इंटेलिजेंट है, डिजाइन है, चॉइस है, बस। ओके, आरसी आ गई, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन, डिसीजन जो है, डिसीजन 100 अच्छा आ गए, अच्छा ठीक है। देखो डिसीजन जो है, हमको लगा नहीं है, ठीक है आ गए, अच्छी बात है। चलो, फिर उसके बाद क्या बोला कि डिसीजन जो होता है वो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन होता है, ठीक है। फिर क्या बोला कि बॉन्डेड रैशनैलिटी होता है ना। डिसीजन मैक्सिमाइज नहीं होता है, ये सब तो कंप्लीट हो गया, आप दूसरा पढ़ेंगे। अब डिसीजन लेने का सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस, डिसीजन सीक्वेंस में लेना चाहिए, हर्बर्ट साइमन बोलता है। ये क्वेश्चन तो सुषमा भी सॉल्व की होगी, क्योंकि सुप्रीत मैम ये हम लोग को बहुत सॉल्व करवाती थी वाला क्वेश्चन, है ना। तो हर्बर्ट साइमन बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन कैसे लेना मैंने बता दिया, है ना। उसके बाद मैंने तो बता दिया कि डिसीजन कैसे होता, मैंने वो भी बता दिया। डिसीजन में क्या रुकावट होगा वो भी बता दिया मैंने, लेकिन डिसीजन का कुछ सीक्वेंस होगा। सबसे पहले तुम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाओ। आयन में भी यही होगा, आयन में भी तुम अगर, जैसे मैं आयन में तुम लोगों ने कराई थी और यहाँ मैं करवा रही हूँ, आयन में भी कुछ सीक्वेंस पूछता है कि सीक्वेंस लगाओ डिसीजन लेने का। सबसे पहले देखो, मान लो कि तुमको रिसर्च करने मिला, समझो पहले तुमको जैसे डिसर्टेशन मिला था, तो सबसे पहले तुम प्रॉब्लम पहचानोगी, ठीक है ना। सबसे पहले तुम प्रॉब्लम पहचानोगी कि मैं किस प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई क्या प्रॉब्लम है, मैं किस प्रॉब्लम पे स्टडी करूं, है ना। रिसर्च का लैंग्वेज में बोला जाता है कि पहले प्रॉब्लम पहचानो, पहले प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को पहचानो, ठीक ना। फिर प्रॉब्लम को एक्सप्लेनेशन करो, उसका जस्टिफिकेशन दो, प्रॉब्लम को एक्सप्लेनेशन करो,
ठीक है ना। फिर उसके अल्टरनेटिव चूज करो, उससे इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव देखो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तुम प्रॉब्लम को पहचानी, आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम रोहिंग्या क्राइसिस का प्रॉब्लम क्या था, पहचानो। मैं बार बार यही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना। रोहिंग्या क्राइसिस के ऊपर तुमको स्टडी करना है, तो तुम पहले रोहिंग्या क्राइसिस का प्रॉब्लम को पहचानो, क्या प्रॉब्लम था। तो तुम प्रॉब्लम को पहले डिफाइन, प्रॉब्लम पहचान ली, पहला पार्ट में प्रॉब्लम पहचानी। प्रॉब्लम क्या था तुम्हारा, वहां पे रिलीजियस प्रॉब्लम था, क्योंकि म्यांमार की बुद्धिज्म कंट्री है और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी था, तो रिलीजन एक प्रॉब्लम था, रिलीजन प्रॉब्लम था। तो तुम यहाँ पे क्या की, रिलीजन को यहाँ पे रख दी, प्रॉब्लम को लाके रख दी, प्रॉब्लम को डिफाइन की कि प्रॉब्लम रिलीजन डिफिनेशन था, क्योंकि म्यांमार में क्या था, बुद्धिज्म मेजोरिटी है और यहाँ मुस्लिम भी माइनॉरिटी थी, इस वजह से लेकर रिलीजन को लेकर लड़ाई हुआ, ठीक है। फिर तुम अल्टरनेटिव रखोगी, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अल्टरनेटिव, जो ये रिलीजन जो तुम लाई हो, अब इसका अल्टरनेटिव ढूंढोगी कि आखिर ये रिलीजन कब से वहां पे आया, क्या अल्टरनेटिव करूं, क्या क्या प्रॉब्लम है ना। वो अल्टरनेटिव लाओगे कि आखिर इसको क्या मैं करूं, इस प्रॉब्लम का क्या अल्टरनेटिव, क्या मैं क्या तोड़ निकालूं, मैं क्या तोड़ निकालूं, क्या इसका सोल्यूशन निकालूं, है ना। अल्टरनेटिव क्या क्या रखूं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन में क्या क्या रखूं, रिलीजन का सोल्यूशन। तो एक तो मैं ये कर दूंगी भाई, कॉम्प्रोमाइज करो, है ना। मल्टी डाइवर्सिटी करो, मल्टी डाइवर्सिटी वाला व्यू अपनाओ, डाइवर्सिटी कल्चर वाला व्यू अपनाओ, मैं ये रख दूंगी अपना, है ना। तो मैं लाई हूँ अल्टरनेटिव, मैं मल्टी कल्चरनिज्म का मैं व्यू उठा के रखी हूँ, और डाइवर्सिटी, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कल्चरनिज्म वाले और डाइवर्सिटी वाले क्या बोलते हैं, सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करो, है ना। तो मैंने अल्टरनेटिव मॉडल को लाके रख दिया, है ना। तो उसके बाद में अब इस मॉडल को यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी, है ना। डिफाइन करूंगी कि ये मॉडल ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। लास्ट में मैं सॉल्यूशंस को मैं कोई, चाहे मैं मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करूं, चूज कर लूंगी, चाहे मैं डाइवर्सिटी को मैं चूज कर लूंगी, कोई भी एक अल्टरनेटिव को चूज कर लूंगी कि ये सोल्यूशन हो सकता है। मतलब मैं फिर लास्ट में ये बोलूंगी कि अगर म्यांमार में डाइवर्सिटी वो लोग अपना ले तो वो लड़ाई ना होगा, या म्यांमार में मल्टीकल्चरनिज्म थ्योरी को अपनाया जाए तो फिर मजहब को लेकर लड़ाई नहीं होगा, रिलीजन को लेकर लड़ाई नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, इन्हें डिफाइन किया, अगर डिफाइन भी आएगा तो होगा। प्रॉब्लम को डिफाइन करना दूसरा, पहले प्रॉब्लम को पहचानना, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर प्रॉब्लम का उल्टा ढूंढना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम को हटाने का सोल्यूशन क्या है। तो एक सोल्यूशन नहीं, अल्टरनेटिव लाना, 3-4 अल्टरनेटिव लाना। फिर 3-4 अल्टरनेटिव जो लाई हो उसका डेफिनेशन लिखना, है ना। डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव लाई हो ढूंढ कर उसका डिफिनेशन देना। फिर एक अल्टरनेटिव को चूज कर लेना, बेस्ट जो बेस्ट होगा उसको चूज कर लेंगे। समझ में आया ये, ठीक है, समझ में आया। ये कंप्लीट हो गया डिसीजन मेकिंग, ये हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या बोलते हैं कि डिसीजन के दो टाइप है। अब डिसीजन के दो टाइप है, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आ गया। एक होता है प्रोग्राम, एक होता है नॉन प्रोग्राम, ठीक है। हर्बर्ट साइमन बोलते हैं डिसीजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोग्राम और दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम। मैं जल्दी जल्दी करवानी हूँ तो टेंशन मत लो। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व दोज डिसीजन ऑलरेडी हैव ए प्लान रूल इन प्लेस विच इज यूज्ड टू reach solution conclusion the follow already established guideline formal pattern। प्रोग्राम किसको बोलते हैं, जो पहले से ही प्लान है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज ए प्रोग्राम, ठीक है ना। व्हाट इज ए प्रोग्राम, पहले से तुम कोई बना के प्लान रखी हो, ठीक है ना। अभी तुम सुनी होगी, एक मेरी बात सुनो, जैसे कि तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है ना, तुमको कॉल की, बोली का सुनना हम ये संडे का दिन कॉल की, सुनना हम जा रहे हैं 4 बजे मॉल, क्या तुमको जाना है। तो तुम बोलोगी कॉल में नहीं, तुमको पहले बोलना चाहिए ना कि आज मेरे संडे का तो रूटीन यही है। तुम तो पहले से प्रोग्राम बना के रखी थी, प्रोग्राम तो पहले बनाना चाहिए ना हम लोगों को, क्योंकि मेरे लोग को तो रूटीन में यही है। तो प्रोग्राम प्लान होता है, यानी जो पहले से बना हुआ हो, ठीक है ना। तुम्हारी फ्रेंड तुमको कॉल की कि मॉल चल, तो तुम बोलोगी मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज आज संडे, तो आज मेरा बहुत काम है। तुमको पहले से बोलना चाहिए ना, प्रोग्राम पहले से ना बनाना चाहिए, हम लोगों को कल रात में बना लेते, ये 2 दिन पहले प्रोग्राम बना लेते, है ना। प्लान पहले बना लेते, तब तो हम लोग जाते, तब तुम संडे का रूटीन को चेंज भी कर लेते, ठीक है। तुमने तो मुझे पहले नहीं बोला, जैसे मेरे मेरे साथ अक्सर होता है कि मेरी सिस्टर कॉल की कि चल कहीं घूमने के लिए, तो मैं बोलूंगी कि नहीं अब मैं सडनली नहीं जाऊंगी, क्यों, मुझे पहले बोलना था ना, तब तो मैं अपना रूटीन अपना सेट करती। प्लान पहले बनाना चाहिए ना, 2 दिन पहले प्लान, प्लान पहले ही बनता है, प्लान सडनली नहीं बनता, तो प्रोग्राम वही बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम क्या हो गया, ऐसा डिसीजन जो पहले ही सेट हो,
जो पहले से ही बना हुआ है, जिसको तुम पहले से सेट करके रखी हो, ठीक ना। प्लान किस में आएगा? प्रोग्राम में। जो पहले से ही बना हुआ कोई प्लान है ना, उसको प्रोग्राम बोलेंगे। पहले से ही कोई रूल सेट है ना, उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। अब नॉन प्रोग्राम किसको बोले? जो अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वन टाइम डिसीजन हो जो जो सडनली हो गया। अब तुम सडनली घूमने चल गई, ठीक है ना, तो तुम क्या बोलेगी? अरे प्लान नहीं था पहले से, हम लोग सडनली गए घूमने के लिए, ठीक है। तुम क्या बोलेगी? कोई प्लान नहीं था पहले से, हम तो सडनली घूमने गए, हम सडनली गए, तो नॉन प्रोग्राम हो गया। तो हर्बर्ट साइमन क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग कितने टाइप के? दो टाइप के। एक प्रोग्राम जो प्लान होता है, जो नॉन प्रोग्राम होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है। अनस्ट्रक्चर जो सडनली काम हो जाए, ठीक ना, कोई स्ट्रक्चर वे नहीं, वन टाइम डिसीजन। जैसे घूमने जाना है, चल घूम घूम के आ रहे हैं, अरे पहले से प्लान नहीं था, सडनली उठ के चले गए, ठीक है। अब इधर आ जाओ। सैमन ओपन ईच डिसीजन। सैमन बोलते हैं हर डिसीजन के दो कंपोनेंट हैं, पूरा डिसीजन पे ही काम हो रहा। समझ में आ रहा ना? सैमन बोल रहे डिसीजन कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, ज्यादा नहीं, बस यही लास्ट पेज है, ठीक है ना। बोल रहे सैमन बोल रहे हैं, सैमन क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट दो तरह के होते हैं। कौन कंपोनेंट होता है? एक वैल्यू कंपोनेंट होता है, एक फैक्ट कंपोनेंट होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोले वैल्यू कंपोनेंट कौन होता है? एक प्रोपोजिशन विच कांट बी क्वांटिफाइड ऑनेस्टली, काइंडनेस, गुड ए बैड, कांट बी वेरीफाई एज ए ट्रू या फॉल्स। बोला कि जो वैल्यू को तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकती हो, ठीक है ना। जैसे कोई इंसान ऑनेस्ट है, तो क्या तुम उसको तौल सकती हो? वो कितना किलो ऑनेस्ट है? कोई इंसान काइंडनेस है, बोले जिस चीज को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू कंपोनेंट। तो वैल्यू को कभी तुम तौल सकती हो? बताओ, वैल्यू को तुम लोग कभी तराजू में तौल सकती हो? बताओ मुझे, बताओ, वैल्यू को तुम लोग कभी तौल सकती हो? नहीं ना, वैल्यू को कभी भी तौल नहीं सकते, है ना। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू को कभी तौल नहीं सकते। तो वैल्यू एक होता है वैल्यू कंपोनेंट, और दूसरा होता है फैक्ट कंपोनेंट। फैक्ट को क्या बोल रहा है? कैन बी वेरीफाई एज ए ट्रू एंड फॉल्स। जब हम ट्रू एंड फॉल्स बोल पा रहे हैं, फैक्ट क्या होता है? सही या गलत, है ना। फैक्ट क्या होता है? सही या गलत। तो जो चीज को हम सही या गलत बोल सक रहे हैं, है ना, जो चीज को हम सही या गलत बोल सक रहे हैं, वो क्या हो रहा है? फैक्ट कंपोनेंट। और जिस चीज को हम तौल नहीं पा रहे, क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, वो होता है वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा कि हर्बर्ट साइमन बोल रहे कि डिसीजन लेने के लिए कौन सा चीज चाहिए, कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है। जब तुम डिसीजन लेती हो तो तुम वैल्यू का यूज करो या फैक्ट का यूज करो। तो यहाँ पे हर्बर्ट साइमन बोल रहे हैं कि डिसीजन शुड बी बेस्ड मोर फैक्ट। बोले हर्बर्ट सैमन बोल रहे हैं कि डिसीजन फैक्ट पे बेस होना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि वैल्यू पे बेस्ड होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन इससे क्या समझ में आया कि हर्बर्ट सैमन किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फैक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू के नहीं। क्योंकि वैल्यू किस पे बेस्ड है? इमोशंस पे बेस्ड है ना। और फैक्ट किस पे बेस्ड है? ट्रू एंड फॉल्स पे। तो हार्बर्ट सैमन बोले कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो कंपोनेंट होते, एक वैल्यू कंपोनेंट, एक फैक्ट कंपोनेंट, लेकिन जब आपको डिसीजन लेना होगा ना, तो फैक्ट के बेस्ड पे डिसीजन लेना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हार्बर्ट सैमन बोलते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना है, तो आपको किस बेस पे डिसीजन लेना है? फैक्ट पे लेना है या वैल्यू पे? तो फैक्ट पे बेस लेना है, क्योंकि फैक्ट आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आया? बताओ तो पहले तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? खत्म हो गया हर्बर्ट सैमन? मैं पूछू क्वेश्चन, आंसर बताओगी? या कल तुम लोग पढ़ के आना, कल तुम लोग पढ़ के आना। लेकिन वीडियो तुम लोग डालेगी कैसे? अभी तो वीडियो भी डालने में लगा। मैं रात में पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तुम लोग कल पढ़ के आना, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछूंगी, तुम लोग हर्बर्ट सैमन पढ़ के आना, ठीक है। ये दूसरा मॉडल है, ये भी एग्जाम में तुम लोग आया होगा। अगर क्वेश्चन एनालिसिस की होगी, तुम लोग को पता होगा लिन ब्लॉम इंक्रीमेंटल मॉडल। ये मैं क्वेश्चन आरसी को कराई हूँ, आरसी से पूछ लो, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं पूछ लूंगी, टेंशन है, अभी मैं पूछ लूंगी, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को ज्यादा नहीं बर्डन डालूंगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आया है कि लिंड ब्लॉम इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है? ये प्रीवियस क्वेश्चन है। किसने दिया है? तो 40 लिंड ब्लॉम ने दिया है। 40 लिन ब्लॉन ने दिया। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस दो ही चीज पढ़ना है इसमें, ठीक है। इनका बुक याद कर लो, ये बुक भी आया हुआ है और थ्योरी भी आया है। क्वेश्चन था कि लिन ब्लॉन का इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया? इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है? लिन ब्लॉन का लिन ब्लॉन का
मॉडल का नाम पूरा ये है, सॉरी, इंक्रीमेंटल मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन था कि इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है, तो लिंडब्लॉन ने दिया है। देख लो क्वेश्चन, बस 2 ही याद करना है। ये टॉपिक छोटा है, ठीक ना, ये पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है, ठीक है ना, पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है, लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए अपना डिसीजन देता है। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है, बस इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है, इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है। बट क्वेश्चन यही आता है, इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, कौन दिया है, तो चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने दिया है। बुक का नाम है द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो, ठीक है, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो। ये जो है ना हर्बर्ट साइमन का ही डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। ये हर्बर्ट साइमन का ही डिसीजन को इंक्रीज करते हैं, मतलब हर्बर्ट साइमन का मॉडल को ही ये बढ़ाते हैं। ये ना राजस्थान पीएससी में भी ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि हर्बर्ट साइमन के मॉडल को कौन इंक्रीज करता है। इसका पूरा डिफिनेशन पता है क्या, जो हर्बर्ट साइमन जो डिसीजन दिए हैं, ठीक है, उसी को बस इंक्रीज कर दिए, बस उसी को इंक्रीज करके इसका नाम दे दिया इंक्रीमेंटल मॉडल। देखो ये क्या बोल रहे हैं, Charles Lindblom was one of the earlier developer और prominent advocator theory of incrementalism। इन्होंने incrementalism थ्योरी दिया है। इन्होंने बोला कि डिसीजन लेने के लिए जो अप्रोच है ये ग्रेजुअलिज्म, मतलब इन्होंने बोला कि जब हम डिसीजन लेते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ग्रेजुअल लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेबी स्टेप, बिल्कुल आस्ता आस्ता स्टेप वाइज लेना चाहिए, बिल्कुल छोटा। आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो बिल्कुल स्टेप वाइज, पहले 1 स्टेप फॉलो करो, फिर 2 स्टेप फॉलो करो, फिर 3 स्टेप फॉलो करो, फिर 4 स्टेप फॉलो करो, स्टेप वाइज डिसीजन लो, बिल्कुल मॉडलिंग थ्रो डिसीजन लो, है ना। इनका बुक का भी नाम है द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो। तो इन्होंने क्या किया था, हर्बर्ट साइमन के डिसीजन मेकिंग के अप्रोच को ही इंक्रीज किया था, उसी को इंक्रीज कर कर इंक्रीमेंटल मॉडल नाम दे दिया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हर्बर्ट साइमन का इंक्रीमेंटल मॉडल को किसने इंक्रीज किया था, तो आंसर हो जाएगा लिंडब्लॉम, ठीक है ना, लिंडब्लॉम ने ही किया था, ठीक है, एक हो गया। अब देखो ये वाला मुझे ना तुम लोगों को कॉम्परेटिव में भी पढ़ाना था, ठीक है, तो मैं कॉम्परेटिव में नहीं यही पढ़ा दे रही हूँ। अब एक आ गया यहाँ पे एक छूट गया, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे इसका एक मॉडल छूट गया, ऑप्टिमल मॉडल, ऑप्टिमल, मेरा ये ना कॉम्परेटिव में बना हुआ है, वो कॉम्परेटिव में लिखा हुआ ऑप्टिमल मॉडल, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ऑप्टिमल मॉडल इन्होंने दिया, DEL मॉडल, हाँ, ऑप्टिमल मॉडल। देखो इन्होंने क्या किया, देखो मिक्स लिखा हुआ, मिक्स देख रही हो, इनका नाम देखो, इम, इम्तियाई इट जॉनी, ठीक है ना, इट जॉनी, इम्तियाई इट जॉनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर्बर्ट साइमन, ठीक है, और तुम्हारा लीन ब्लॉन का मॉडल को लिया और मिक्स कर दिया, ठीक है ना, लीन ब्लॉन और हर्बर्ट साइमन के मॉडल को लिया और मिक्स करके इस मॉडल का नाम रख दिया ऑप्टिमल, सॉरी सॉरी रुको रुको नहीं, ऑप्टिमल मॉडल दूसरा का है, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, स्कैनिंग मॉडल इसका, ठीक है, आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो सॉरी सॉरी थोड़ा सा मेरा माइंड, मैं रेगुलर पढ़ा रही हूँ ना, थोड़ा माइंड हैंग कर जा रहा मेरा पढ़ाते पढ़ाते। इधर देखो इन्होंने क्या किया, हर्बर्ट साइमन, ठीक है ना, देखो इन्होंने क्या किया, हर्बर्ट साइमन, ठीक है ना, हर्बर्ट साइमन प्लस और लिन ब्लॉन के मॉडल, ठीक है ना, लिन ब्लॉन के मॉडल, ठीक है ना, लिन ब्लॉन के मॉडल को लेकर क्या बोला, लिन ब्लॉन के मॉडल को ले लिया, रख के और नाम का रख दिया मिक्स स्कैनिंग मॉडल, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसने दिया, मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसने दिया, तो मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसने दिया है तुमको, इतजॉनी, मतलब पूरा नाम पढ़ोगे तो इम्तियाई इटजॉनी ने दिया है, ठीक ना, इट इटजॉनी ने दिया है। मिक्स स्कैनिंग, मिक्स्ड मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल किसने दिया है, तो तुम्हारा इम्तियाई इटजॉनी ने दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये मॉडल क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है,
कॉम्बिनेशन किसका किसका, रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल। तो रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हर्बर्ट साइमन का है और इंक्रीमेंटल मॉडल किसका, लिन ब्लॉम का है। इन्होंने दोनों मॉडल को मिलाकर मिक्स स्कैनिंग मॉडल दे दिया। इनका बुक का भी नाम है वही है, मिक्स स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसने दिया है, तो किस आंसर क्या होगा, इम्तियाई इटजॉनी ने दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अंजलि का क्या बार बार लेफ्ट हो जा रहा है क्या? बुक का नाम देखो, बुक क्या है, मिक्स स्कैनिंग मॉडल। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो इन्होंने क्या किया, लिन ब्लॉन ने क्या किया, हर्बर्ट साइमन का ही मॉडल को थोड़ा सा बढ़ा दिया और बोला इंक्रीमेंटल मॉडल, मतलब उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज वगैरह किया करके अपने मॉडल को बढ़ा दिया, बोला इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों का ही मॉडल को मिला दिया, हर्बर्ट साइमन को भी मिलाया और इंक्रीमेंटल मॉडल को भी मिला दिया। अब बोल दिया इसकी ये मिक्स स्कैनिंग मॉडल। ठीक है, मिक्स स्कैनिंग मॉडल का नाम दे दिया। उसके बाद आता है यह जेकोल, ठीक ना, यह जेक और ड्रॉर। ठीक ना, ड्रॉर का मॉडल का नाम है ऑप्टिमल मॉडल। इनका सिर्फ मॉडल का नाम याद करो, उतना जरूरी नहीं है। ऑप्टिमल मॉडल किसने दिया, तो ऑप्टिमल मॉडल ने ड्रॉर ने दिया। और ड्रॉर का बुक इंपोर्टेंट है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, एग्जाम में आया हुआ है, मैं बता भी दे रही हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन 1968 की ये बुक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ पहले। इंक्रीमेंटल मॉडल किसका है, लिन ब्लॉन का है। ठीक है, और मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसका है, तुम्हारा ये एम्ताई जॉनी का है। ठीक है ना, ऑप्टिमल मॉडल किसका है, ड्रॉर का है। ठीक है ना, यह जिक्र ड्रॉर का है, यह जिक्र ड्रॉर का है। इन्होंने बुक कौन सा लिखा था, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन। ये क्या बोलते हैं ऑप्टिमल मॉडल में कि कॉम्बाइन रैशनल एंड एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट जो है उसका एम है फॉर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बाय द कंसिडर वाइड रेंज फैक्टर पर्सपेक्टिव। ये बोल रहे कि जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन मॉडल है, मतलब जो रैशनल है ना, जो रैशनल मॉडल है, और जो तुम्हारा जो इन्होंने बोला जो एक्स्ट्रा रैशनल है, जो इन्होंने बोला कि उन सबको मिला भी देंगे ना, तो उन सबको मिला के एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हम लोग को निकालना है। ठीक ना, ये बोल रहे कि एक ऐसा पॉलिसी बनाना है, एक ऐसा डिसीजन बनाना है जिससे बेस्ट डिसीजन निकले, बेस्ट डिसीजन। ये और कॉम्प्रिहेंसिव का बात बोले, ये बोले कि इतना से नहीं चलेगा। ये बोल रहे जैसे ये क्या किए, एटजॉनी ने क्या किया, एटजॉनी ने क्या किया, हर्बर्ट साइमन और तुम्हारा लिन ब्लॉन का मॉडल को मिला के बोला यही डिसीजन है, एक्चुअल में डिसीजन ऐसी होता है। ठीक है, इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम डिसीजन को कंबाइन कर दिए, रैशनल कर दिए तो नहीं होगा, रैशनल इंक्रीमेंटल कर दिए नहीं, हम लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और भी एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, हम लोगों को मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को यूज करना पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग में। जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो उस टाइम डिसीजन लेना होगा, तो डिसीजन लेने के लिए हम लोगों को और भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ तो, ये बताओ मुझे। मिक्स्ड 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 स्कैनिंग मॉडल किसका है, मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसका है, नाम बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल दो, कोई नहीं, एटोजॉनी का है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल किसका है, इंक्रीमेंटल मॉडल समझ में आ गया। अच्छा अब ये बताओ ऑप्टिमल मॉडल किसका है, ड्रॉर का है। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये क्या बोले हैं, ये क्या बोलते हैं कि इंक्रीमेंटल मिला दो और हर्बर्ट साइमन का मिला दो तो डिसीजन हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोले कि हर्बर्ट साइमन का ही डिसीजन को आगे बढ़ाओ क्योंकि उतना छोटा सा नहीं होगा, और डिसीजन को इंक्रीज करो, स्टेप वाइज डिसीजन लेना होगा तब होगा, है ना। और ये ऑप्टिमल में क्या बोले कि और कॉम्प्रिहेंसिव लेना होगा डिसीजन, और कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा क्लास यहीं तक रहने दे रहे, हो भी गया टाइम, है ना।